जय हिंद दोस्तों। 21 मार्च 2025 के करेंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 118वां स्थान है। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 को जारी किया गया है, जिसमें भारत का 118वां स्थान है। इस इंडेक्स को जारी किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क में। तो इस इंडेक्स में भारत को 4.389 स्कोर के साथ 118वां स्थान मिला है, जबकि पिछली बार भारत 126वें स्थान पर रहा है। शीर्ष 3 देशों की बात करें, यानी कि टॉप 3 कंट्री की बात करें, तो पहले स्थान पर फिनलैंड, दूसरे पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर आइसलैंड है। यानी कि फिनलैंड के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा खुश हैं, फिर इसके बाद डेनमार्क के, फिर आइसलैंड के। अफगानिस्तान इस इंडेक्स में सबसे नीचे रहा है, यानी 147वें स्थान पर रहा है। यानी सबसे ज़्यादा दुखी किस देश के लोग हैं? तो वो हैं अफगानिस्तान के। पाकिस्तान को इस इंडेक्स में 109वां स्थान दिया गया है, यानी कि भारत से भी अच्छी रैंकिंग दी गई है पाकिस्तान की। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या ये रैंकिंग सही है? दोस्तों, साउथ एशिया में नेपाल सबसे आगे है, यानी कि साउथ एशिया के देशों में नेपाल सबसे आगे है और वो 93वें स्थान पर है। दोस्तों, विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप नोट कर लें। चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट इंडेक्स डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में बुर्किना फासो पहले स्थान पर रहा है और पाकिस्तान दूसरे और भारत 14वें स्थान पर रहा है। वायु प्रदूषण रैंकिंग 2024 में दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश भारत रहा है और चार्ड पहले स्थान पर रहा है। वायु प्रदूषण रैंकिंग 2024 में दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में मेघालय का वर्नीहाट पहले स्थान पर रहा है और नई दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर रहा है। वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत, अमेरिका, चाइना और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र भारत बना है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति की रिपोर्ट में कर्नाटक टॉप पर रहा है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 180 देशों में 96वें स्थान पर रहा है, जबकि पहले स्थान पर डेनमार्क रहा है। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में ओडिशा पहले और पंजाब अंतिम स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 19वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किस क्षेत्र में प्रदान किए गए हैं? आंसर हो जाएगा पत्रकारिता। तो दोस्तों, पत्रकारिता के क्षेत्र में रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया जाता है। तो 2025 के इन पुरस्कारों की घोषणा की गई है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार वर्ष 2005 से पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जा रहा है। इस पुरस्कार की स्थापना इंडियन एक्सप्रेस समूह के द्वारा की गई थी। इंडियन एक्सप्रेस समूह के संस्थापक कौन थे? रामनाथ गोयनका। तो उन्हीं की याद में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। दोस्तों, इस पुरस्कार का संचालन रामनाथ गोयनका फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। यह भारत में प्रिंट, डिजिटल और प्रसारण के क्षेत्रों के पत्रकारों को प्रदान किया जाता है। विजेताओं को एक प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, अब हम 2025 के विजेताओं को डिस्कस करेंगे। तो 2025 के प्रमुख विजेता डिस्कस करते हैं प्रिंट श्रेणी की। तो हिंदी में दिया गया है मुदुलिका झा को और क्षेत्रीय भाषा में दिया गया है जिसा एलिजा वैद को, और खेल पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया है सहाब अली और अमरनाथ कश्यप को। फोटो पत्रकारिता के क्षेत्र में पी रवि कुमार को दिया गया है, जो कि द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े हुए हैं। राजनीति और सरकार के क्षेत्र में मैत्री पोरेचा को दिया गया है, जो कि द हिंदू से जुड़ी हैं। फीचर लेखन के क्षेत्र में शुभजीत रॉय को ये पुरस्कार दिया गया है और आदर्श भारत को उजागर करने के क्षेत्र में सत्य सुंदर बारेक को यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, रामनाथ गोयनका पुरस्कार के प्रसारण के क्षेत्र के विजेताओं को डिस्कस करते हैं। तो हिंदी में दिया गया है सिद्धांत मोहन को, जो कि दी लल्लन टॉप से जुड़े हुए हैं। क्षेत्रीय भाषा का दिया गया है मंदार गोंजारी को। पर्यावरण, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी पत्रकारिता के लिए दिया गया है जोएल माइकल और रोहिणी कृष्णमूर्ति को। आदर्श भारत को उजागर करने के लिए विष्णुकांत तिवारी और अतहर राथर को दिया गया है। राजनीति और सरकार के लिए पत्रकारिता करने के लिए आशुतोष मिश्रा को और खेल पत्रकारिता के लिए तेजस वैद्य
और ऐनाक्षी राजबंशी को दिया गया है। खोजी पत्रकारिता के लिए अनुराग द्वारी को दिया गया है, जो कि एनडीटीवी से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह असम राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम के नामरूप में स्थित ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड में एक नए ब्राउन फील्ड अमोनिया यूरिया संयंत्र जिसका नाम है नामरूप 4 की स्थापना को मंजूरी दी है। और दोस्तों, इस संयंत्र में यूरिया का उत्पादन किया जाएगा एक वर्ष में 12.7 लाख मीट्रिक टन और इसकी अनुमानित लागत है 10,601 करोड़ रुपए की। दोस्तों, यह संयंत्र पूर्वोत्तर भारत में यूरिया उत्पादन बढ़ाएगा। दोस्तों, यूरिया की अगर हम बात करें तो इसका आणविक सूत्र होता है CH4N2O या फिर NH2CONH2। यह एक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है। प्रयोगशाला में संश्लेषित होने वाला पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया था, जिसे जर्मन रसायनज्ञ फ्रेडरिक वोहलर ने 1828 में अमोनियम साइनेट से संश्लेषित किया था। दोस्तों, हमारे शरीर में यूरिया का उत्पादन यकृत यानी लीवर में होता है। अगला क्वेश्चन है, स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह को अभी हाल ही में स्केचर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह कंफर्ट टेक्नोलॉजी कंपनी स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। बुमराह अब स्केचर्स क्रिकेट फुटवियर पहनकर खेलेंगे, यानी कि जो स्केचर्स कंपनी के जो फुटवियर हैं उनको पहनेंगे जसप्रीत बुमराह और स्केचर्स कंपनी की मार्केटिंग करेंगे। इससे पहले कंपनी ने ईशान किशन और यस्तिका भाटिया को भी साइन किया था। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह की उपलब्धियां डिस्कस करते हैं तो वो 400 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले भारत के गेंदबाज हैं और तीनों फॉर्मेट यानी टेस्ट, वनडे और T20 में नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले पहले गेंदबाज हैं। भारत की जो 2024 में विश्व कप में जीत हुई थी, जो T20 विश्व कप हुआ था, उसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे हैं? जसप्रीत बुमराह। 2024 के लिए आईसीसी सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसने जीती है? जसप्रीत बुमराह ने। बीसीसीआई के द्वारा पॉली उमरीगर अवार्ड 2018-19 और 2021-22 में जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस करते हैं तो वेलनेस ब्रांड होप के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु बनी है। मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन और UNHCR के गुडविल एम्बेसडर थियो जेम्स बने हैं। विस्लरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर आदित्य रॉय कपूर बने हैं। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु बनाए गए हैं। यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर खान बनी है और सिट्रोएन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं और SBI के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर संजना सांघी हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बने थे वो बने थे आयुष्मान खुराना। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा श्वेत हाइड्रोजन भंडार किस देश में पाया गया है? तो यह फ्रांस में पाया गया है। तो फ्रांस के मोसेल क्षेत्र में 46 मिलियन टन का विशाल श्वेत हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है, जिसकी कीमत $92 ट्रिलियन बताई जा रही है। अगर हम श्वेत हाइड्रोजन या वाइट हाइड्रोजन की बात करें तो यह पृथ्वी की सतह के नीचे प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला हाइड्रोजन होता है और ये प्रयोगशाला में बनाए जाने वाले हाइड्रोजन से अलग होता है। इसका उपयोग स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है और दोस्तों, इसका उपयोग यानी कि जो वाइट हाइड्रोजन होता है इसका उपयोग स्टील, एल्यूमिनियम और उर्वरक उद्योगों में डीकार्बोनाइजेशन के लिए किया जा सकता है। चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा राज्य में जींद और सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर के रास्ते पर चलने वाली है। इसी महीने चलेगी ये। टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है अभी हाल ही में। आंध्र प्रदेश में NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी गई है। मध्य प्रदेश के विजयपुर में गैल इंडिया लिमिटेड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू हो गया है। हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में प्रथम बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बगाड़ रथ यात्रा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो यह त्यौहार महाराष्ट्र राज्य में मनाया गया है। तो महाराष्ट्र के वावधान में प्रतिवर्ष फाल्गुन माह में रंग पंचमी के दिन बगाड़ रथ यात्रा त्यौहार मनाया जाता है।
यह त्यौहार भगवान भैरवनाथ से मांगी गई मन्नतों का प्रतीक होता है और यह यात्रा 350 वर्ष पुरानी है। चलिए दोस्तों, भारत के राज्यों के कुछ महत्वपूर्ण उत्सव डिस्कस करते हैं। जैसे खीर भवानी मेला, ये जम्मू कश्मीर में लगता है। सिंधु दर्शन लद्दाख में, नुआखाई त्यौहार ओडिशा में, खर्ची पूजा त्रिपुरा में और मिमकुट मनाया जाता है मिजोरम में। पक्का हॉर्नबिल मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में। अम्बुबाची मेला कामाख्या मंदिर असम में लगता है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में। बोनालू त्यौहार तेलंगाना में मनाया जाता है। पुथांडू तमिलनाडु में। उत्तरायण गुजरात में और पली गज मेला केरल में और फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद निरोध पर 14वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की प्लस बैठक कहां आयोजित की गई है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित की गई है। दोस्तों, बात करते हैं आसियान की, तो आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस और यह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसके वर्तमान में 10 देश हैं: ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ और मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। और जो तिमोर लेत्से देश है, इसे पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सचिवालय और किस मंत्रालय ने संसद भाषणी शुरू करने के लिए समझौता किया है? आंसर हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो लोकसभा सचिवालय और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एआई संचालित बहुभाषीय संसदीय संचालन के लिए संसद भाषणी शुरू करने के लिए एक समझौता किया है। दोस्तों, इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारी संसद में विभिन्न प्रकार की भाषाओं का उपयोग किया जाता है तो उसको और आसान बनाया जाए। किसके माध्यम से? संसद भाषणी के माध्यम से। तो ये जो संसद भाषणी है ये एआई पर आधारित है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव जी। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी। दोस्तों, इसका उद्देश्य संसद से जुड़े कार्यों के संचालन में विभिन्न भाषाओं की सुविधा प्रदान करना। बात हुई है लोकसभा की, तो लोकसभा हमारी संसद का निम्न सदन माना जाता है, जबकि उच्च सदन राज्यसभा को माना जाता है। वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? 543। गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ओम बिरला जी। और वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है यह 18वीं लोकसभा चल रही है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और जो लोकसभा का स्पीकर होता है वह इसका पीठासीन अधिकारी होता है। लोकसभा के सदस्य चुनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 25 वर्ष, यानी कि लोकसभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो उसके लिए आपको 25 वर्ष की आयु पूर्ण करना जरूरी होगा। जब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है तो उस समय इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन 20 से 27 मार्च तक नई दिल्ली में किया जाएगा। इसमें करीब 1230 पैरा खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं और इसमें जो खेल आयोजित किए जाएंगे इसमें पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा पावर लिफ्टिंग और पैरा निशानेबाजी, पैरा टेबल टेनिस को शामिल किया गया है। दोस्तों, ये जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स आयोजित किए जा रहे हैं, इन खेलों का उद्देश्य है जो हमारे दिव्यांग खिलाड़ी हैं उनके खेलों को और बढ़ावा देना। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर कौन है? उज्ज्वला, ठीक है, जो कि दिल्ली की गौरैया से प्रेरित है। यह टूर्नामेंट नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम और डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला और किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया है? आंसर हो जाएगा इसका इसरो। तो दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और चंडीगढ़ पंजाब में स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला ने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 को डेवलप किया है। यानी कि ये 2 माइक्रो प्रोसेसर बनाए हैं अभी हाल ही में इसरो ने और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला में। दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर को हम सीपीयू भी कहते हैं।
यह एक छोटी सी इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप होती है जो कंप्यूटर के निर्देशों को निष्पादित करने और डेटा को प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार होती है। बात करते हैं इसरो की, तो इसका गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसके संस्थापक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर साराभाई को। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं वी नारायणन। ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्लास नोट और कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस ऑप्शन पर जाएंगे तो 1 ईयर कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स का पैकेज मिल जाएगा, जिसमें हर महीने मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको अपडेट की जाएगी और 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके की पीडीएफ और 1 ईयर टॉपिक वाइज ऑल करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक को अलग से प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ये ई बुक मिल जाएगी। अगर आपको ई बुक से रिलेटेड कोई भी परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, ऐप पर ई बुक वाले सेक्शन पर 13 महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी और 1800 करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज की ई बुक भी आपको ऐप पर ही मिलेगी। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? फ्रांस। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर कितने दिन बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर वापस आए हैं? 286 दिन। किस राज्य या कैंसस प्रदेश की पुलिस ने शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है? दिल्ली। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। हाल ही में फिट इंडिया आइकॉन कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 3P ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? इंदौर। मुक्त भाषण सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 24। पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 392। भारत और कौन सा देश स्थानीय मुद्राओं में व्यापार लेन देन करेंगे? मालदीव। होलबर्ग पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? गायत्री चक्रवर्ती को। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद में कितने गांवों को मॉडल गांव में बनाने का अभियान शुरू किया गया है? 1147। हाल ही में क्वाड कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारत के प्रमुख स्थान और उनके वास्तुकार डिस्कस करेंगे। जैसे लोटस टेम्पल दिल्ली में जो स्थित है, इसके वास्तुकार कौन है? फरीबोर्ज साहिबा। इंडिया गेट जो कि नई दिल्ली में है, इसके वास्तुकार कौन है? सर एडविन लुटियंस। भारत भवन जो कि भोपाल में है, इसके वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया। फतेहपुर सीकरी का वास्तुकार कौन था? बहाउद्दीन। राष्ट्रपति भवन जो कि नई दिल्ली में है, इसके वास्तुकार कौन थे? सर एडविन लुटियंस। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, इसके वास्तुकार कौन है? विलियम एमरसन। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के वास्तुकार कौन है? FW स्टीवंस। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि जो हमारा नया संसद भवन बना है और उसके वास्तुकार कौन है, उनका नाम क्या है? उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अब हम फरवरी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। दिल्ली ओपन 2025 को किसने जीता है? किरियन जैकबेट ने। लिथियम खनन और अन्वेषण के सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? अर्जेंटीना। समुद्री नेविगेशन सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ ने किस देश को अपना उपाध्यक्ष चुना है? इंडिया। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता 2025 कहाँ आयोजित हुई है? पुणे। मैसराना फर्स्ट चिप को किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का 22वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 19 फरवरी 2025 को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम यानी PM आशा योजना को कब तक के लिए बढ़ाया है? 31 मार्च 2026। दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? उदयपुर। और भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया है? 2 वर्ष के लिए। आज आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताइए कि जैनिक सिनर किस देश के टेनिस प्लेयर हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो 22 भाषाएं शामिल हैं। आप ये भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वर्तमान में भारत की शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन हैं, तो उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐप पर दोस्तों हमारी जीके की ई बुक भी मिल जाएगी, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, इन सभी की ई बुक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगी, तो इसको आप प्राप्त कर लें। ये सभी कोर्स भी आपको ऐप पर
मिल जाएंगे। तो इसमें आप इंग्लिश वाला जो कोर्स है वो ज़रूर परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कम कीमत पर है और बहुत ही अच्छा कोर्स है इंग्लिश का। दोस्तों, ऐप पर एक ऑफर चल रहा है जिसमें आप 2024 की सारी मंथली करेंट अफेयर्स को प्राप्त कर सकते हैं मात्र 299 रुपए में। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट पास मिल जाएगा आपको, जिसमें आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगी 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ।